हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ सिंधु बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि सिंधु बैच के आलोक में अभी आप लोगों की डेमो क्लासेस चल रही हैं और ये जो आपकी डेमो क्लासेस हैं इनका वेरी डायरेक्ट जो आपका रिलेशन है वो किसके साथ है? उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती मुख्य परीक्षा के साथ जहां पर आपको नागरिक शास्त्र जैसी विषय वस्तु को कैलकुलेट करके चलना है। हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि डेमो क्लासेस के माध्यम से जो आपका कंप्लीट पाठ्यक्रम होगा, आपके कंप्लीट पाठ्यक्रम को हम लोग क्या है कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। अभी फिलहाल हम जो आपको सिखा रहे हैं उसमें राजनीतिक विचारकों की दुनिया को हमने क्या है मुख्य आधार बनाया हुआ है और राजनीतिक विचारकों की दुनिया के संदर्भ में फिलहाल जो आपका डिस्कशन चल रहा है इन डेमो क्लासेस के माध्यम से आचार्य मनु के बारे में क्या है आप लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने पहले भी आपको बताया होगा कि आचार्य मनु का जो आपका पूरा कनेक्शन होगा वो भारतीय राजनीतिक विचारकों की दुनिया के साथ होगा। और अगर हम आपके पाठ्यक्रम को कैलकुलेट करने की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक विचारकों की दुनिया दो ही तरीके से आपके सामने रखी गई है, या तो आचार्य मनु की कैलकुलेशन आपको करके चलनी है या फिर आचार्य चाणक्य की कैलकुलेशन आपको करके चलनी है। अब देखिएगा, आचार्य मनु को लेकर के दो प्रकार के डिस्कशन ऑलरेडी हमने कर लिए हैं। आज आचार्य मनु का जो प्रिंसिपल हम आपके सामने रखेंगे, अगर आप उस प्रिंसिपल को यानी कि उस सिद्धांत को या उस विचार को अगर आप अपने ग्रिप में लाना चाहते हैं तो पहले आपको थोड़ा अलग तरीके से विचार करना होगा। हमने अलग अलग प्रकार के क्लासेस में कहा होगा कि राज्य अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म माना जाता है। अगर आप मानवीय समुदाय के लोगों के विकास की बात करोगे तो हमने पहले भी आपको समझाया होगा कि राज्य अपने आप में काफी क्या है स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म माना जाता है। अब अगर राज्य अपने आप में काफी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म माना जाता है तो राज्य के पास दुनिया भर की शक्तियां होती हैं, राज्य के पास दुनिया भर के अधिकार होते हैं, राज्य के पास क्या है बहुत, मैं कहना चाहूंगा कि अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो राज्य के पास जो तमाम प्रकार की वैल्यूज आप दिखाने का कार्य कर रहे हो ना, तो राज्य इन तमाम प्रकार की वैल्यूज का सहारा लेते हुए मानवीय समुदाय के लोगों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाता भी है और मानवीय समुदाय के लोगों का जो व्यवहार है उसको नियंत्रित करने का कार्य भी करता है। क्योंकि देखो, भारत की जो प्राचीनता है राजनीतिक मूल्यों के संदर्भ में, तो भारत की जो प्राचीनता रहेगी राजनीतिक मूल्यों के संदर्भ में, उसमें क्या है इन बातों पर काफी गहरी चिंताएं व्यक्त की गई हैं कि मानवीय समुदाय के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना काफी ज्यादा आवश्यक है। यदि हमने मानवीय समुदाय के लोगों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं किया तो मानवीय समुदाय के लोगों को विकास के पथ पर आगे बढ़ाना क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा टिपिकल टास्क हो जाएगा, काफी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो आज आचार्य मनु की जो आपकी कैलकुलेशन रहेगी तो आचार्य मनु तभी आपके ग्रिप में आ पाएंगे जब जो वस्तु स्थिति मैंने आपके सामने रखी है इस बात को आप लोग क्या है बड़े प्यार से क्या है समझ लेते हैं। हम थोड़ा अलग से आपको समझाने का कार्य करते हैं। हमने मान लीजिए आपसे क्या कहा, देखेगा आइएगा, हमने मान लीजिए आपसे क्या कहा कि आप एक शब्दावली का सहारा लें। जैसे हमने क्या कहा, शासन व्यवस्था, आप एक शब्दावली का सहारा लें और जो शब्दावली हमने आपके सामने रखी है उसमें मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा, शासन व्यवस्था। अब देखिएगा, शासन व्यवस्था आपकी कैसी भी हो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आपकी शासन व्यवस्था है मेरे प्यारे साथियों, ये राजतंत्रात्मक भी हो सकती है, ये क्या है राजतंत्रात्मक भी हो सकती है। ये जो शासन व्यवस्था कैसी है राजतंत्रात्मक भी हो सकती है और ये जो आपकी शासन व्यवस्था है ये लोकतंत्रात्मक भी हो सकती है। ये जो आपकी शासन व्यवस्था है ये लोकतंत्रात्मक भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि हमको ऐसा विचार करना है कि शासन व्यवस्था आपकी कोई भी हो, शासन व्यवस्था आपकी कोई भी हो, शासन व्यवस्था आपकी राजतंत्रात्मक भी हो सकती है और शासन व्यवस्था क्या है आपकी क्या है लोकतंत्रात्मक भी हो सकती है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक विचार तो आपको लेकर के आना पड़ेगा कि अगर आप किसी भी शासन व्यवस्था को आधार बना करके, अगर आप किसी भी शासन व्यवस्था को, हमने क्या कहा भाई, अगर आप किसी भी शासन व्यवस्था को
आधार बनाते हुए वहां पर सरकार का संदर्भ लेते हैं। वहां पर किसका संदर्भ लेते हैं? वहां पर आप क्या है, सरकार का संदर्भ लेते हैं। तो सरकार का संदर्भ लेते हुए आपको सरकार के सामने सीधा क्या रखना है? आपको सरकार के सामने क्या रखना है? जनमानस आपको रखना है। आपको सरकार के सामने क्या रखना है? जनमानस रखना है ना। यानी कि शासन व्यवस्था के आलोक में आप सरकार का संदर्भ लेंगे और सरकार का संदर्भ लेते हुए सरकार की जो कनेक्टिविटी है आप किसके साथ इस्टेब्लिश करके चलेंगे? जनमानस के साथ इस्टेब्लिश करके चलेंगे। और सरकार जब इस जनमानस को, मैंने कहा कि व्यवस्था कोई भी हो, जब सरकार क्या है, इन जनमानस को शासित करने की बात करती है, जब सरकार इस जनमानस को शासित करने की बात करती है, तो शासित जब करती है तो सरकार क्या है, नाना प्रकार की नीतियों का सहारा लेती है। सरकार क्या है, नाना प्रकार की नीतियों का सहारा लेती है। सरकार क्या है, नाना प्रकार के कानूनों का सहारा लेती है। सरकार क्या है, नाना प्रकार के कानूनों का सहारा लेती है ना। तो ये कहा जाता है कि शासन व्यवस्था आपकी चाहे कोई सी भी हो सकता है कि शासन व्यवस्था आपके राजतंत्रात्मक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि शासन व्यवस्था आपके क्या हो, लोकतंत्रात्मक हो। तो किसी भी शासन व्यवस्था के आलोक में जब आप सरकार का संदर्भ लेने की बात करते हैं तो सरकार अपने लोगों को शासित कैसे करती है? तो ये कहा जाता है कि सरकार अपने लोगों को जब शासित करती है तो नाना प्रकार की नीतियों के माध्यम से या नाना प्रकार के कानूनों के माध्यम से। ओके, अब देखिएगा मामला क्या रहेगा। मामला यह रहेगा कि होता क्या है, होता यह है कि विचार यह लिया गया है कि चाहे तो आप बात करें किसकी, पॉलिटिकल साइंस की, डजंट मैटर। चाहे आप बात किसकी करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, या चाहे आप बात किसकी करें, सिविक्स की बात करें, यानी कि नागरिक शास्त्र की बात करें, या चाहे आप किसकी बात करें, हिस्ट्री की बात ही क्यों ना करें। ठीक है, यह कहा जाता है कि राज्य कह सकते हैं, सरकार कह सकते हैं, राज्य ओब्लिक सरकार का एक प्रमुख कर्तव्य, राज्य ओब्लिक सरकार का एक प्रमुख कर्तव्य, राज्य ओब्लिक सरकार का एक प्रमुख कर्तव्य बराबर क्या है, कानूनों का निर्माण करना। बराबर क्या है, कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। अब यहां पर विचार क्या लिया जाता है? यहां पर विचार ये लिया जाता है कि ये तो बताया जाता है कि मामला चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, या मामला चाहे आपके सिविक्स का हो, या मामला चाहे आपके हिस्ट्री का हो, ये तो आपको बता करके चलना पड़ेगा कि राज्य ओब्लिक सरकार का जो एक प्रमुख कर्तव्य आप लोग लेकर के चलेंगे, उन नाना प्रकार के कानूनों को बनाना होगा, क्योंकि इन्हीं नाना प्रकार के कानूनों के माध्यम से राज्य या सरकार अपने लोगों को शासित करने की बात करते हैं। अब यहां पर एक अलग सी चिंता आपको व्यक्त करके चलनी पड़ेगी, और यहां पर अलग सी चिंता आपको क्या व्यक्त करके चलनी पड़ेगी? आप कहेंगे कि कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना कौमा राज्य का शक्तिशाली कदम नहीं, राज्य का शक्तिशाली कदम नहीं, राज्य का शक्तिशाली कदम नहीं। आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन आप इस बात को थोड़ा एक्सेप्ट करके चलो अभी कि कानूनों का निर्माण करना राज्य का शक्तिशाली कदम नहीं, है ना। हमने ऐसा क्यों कहा? हमने ऐसा क्यों कहा? हमने ऐसा क्यों कहा? हमने ऐसा इस नाते कहा क्योंकि राज्य कानूनों का निर्माण, क्योंकि राज्य कानूनों का निर्माण किए जाने के संदर्भ में, क्योंकि राज्य कानूनों का निर्माण किए जाने के संदर्भ में पहले से ही शक्तिशाली है, पहले से ही शक्तिशाली है, पहले से ही शक्तिशाली है, पहले से ही क्या है, शक्तिशाली है,
पहले से ही शक्तिशाली है। यानी कि अगर राज्य बार बार नाना प्रकार के कानूनों का निर्माण करके आपको कुछ नया एहसास करवाना चाहता है, तो असल में वो कोई नया काम नहीं कर रहा है। अरे वो कार्य तो उसको करके चल रहा ही है, वो कार्य तो उसको करके चल रही हैं। हम राज्य को बार बार वेरी स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म क्यों कहते हैं? वही बात तो मैंने अभी आपको बताया कि उसके पास दुनिया भर की शक्तियां हैं, उसके पास दुनिया भर के अधिकार हैं, उसके पास दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके पास दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो भाई आप तो पहले से शक्तिशाली हो। हमने क्या कहा? आप तो पहले से शक्तिशाली हो। तो अगर आप बार बार नए नए प्रकार के कानूनों का निर्माण करके अपने ही जनमानस को नया एहसास कराना चाहते हैं, तो ये कुछ मजा नहीं आया। यानी कि हमने इसको कैसे लिखा है? हमने इसको ऐसे लिखा है कि कानूनों का निर्माण करना राज्य का कोई शक्तिशाली कदम नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य कानून का निर्माण किए जाने के संदर्भ में पहले से ही क्या है? शक्तिशाली है। वो काम तो भाई आपको करके चलना पड़ेगा। सही विचार क्या लिया जाएगा यहां पर? सही विचार क्या लिया जाएगा? तो यहां पर सही विचार यह लिया जाएगा कि कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना, कोमा एक अलग बात, कानूनों का निर्माण करना, कोमा एक अलग बात है ना। जबकि कानूनों को लागू कराना, यहां करेंगे आप आक्रमण। जबकि कानूनों को लागू कराना एक अनिवार्य कदम। भाई आप नाना प्रकार के कानूनों को बनाएं, आप बनाएंगे ही, क्योंकि आप क्या है? ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि आप कानूनों को लागू करा पा रहे हो या नहीं करा पा रहे हो। हम ये बात पूरी तरीके से मान के चलते हैं कि राज्य सरकार जो भी नए नए प्रकार के कानून बनाने की बात करती है, उन तमाम प्रकार के कानूनों का उद्देश्य क्या होता है कि अपने ही जनमानस को नाना प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना। लेकिन यहां पर यह विचार आपको लेकर के आना पड़ेगा, और इसी विचार पर आज का आचार्य मनु का डिस्कशन टिका हुआ है हल्का सा एक। तो हम आपको यही सिखाना चाह रहे हैं कि भाई आप ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, लेकिन कानूनों का निर्माण करना एक अलग बात है, जबकि कानूनों को लागू कराना क्या है? एक आपका क्या है? सबसे अनिवार्य कदम माना जाएगा। अब जब आप कानूनों को लागू कराने की बात करेंगे, तो यहां पर विचार ये लिया जाता है, यहां पर विचार क्या लिया जाता है कि कानूनों या कानून का उल्लंघन किए जाने के संदर्भ में, कानून का उल्लंघन किए जाने के संदर्भ में, कानून का उल्लंघन किए जाने के संदर्भ में जनमानस के व्यवहार में भय पैदा करना जरूरी, भय पैदा करना जरूरी, जनमानस के व्यवहार में भय पैदा करना जरूरी, जनमानस के व्यवहार में भय पैदा करना जरूरी, जनमानस के व्यवहार में भय पैदा करना जरूरी। यह बहुत गहरी चिंता है कि अगर आप कानूनों को लागू कराने की बात करेंगे, तो कानून तभी अच्छी तरीके से लागू हो पाएगा जब जनमानस के सामने आप इन बातों को अच्छी तरीके से रख दोगे कि अगर आपने कानूनों का वायलेशन किया तो आपको पनिशमेंट भुगतना पड़ेगा। वो तो है ही, वो तो आज भी हम देखते हैं, वो तो है ही, वो तो आज भी हम देखते हैं, है ना। तो यहां पर जो हम चिंताएं आपको व्यक्त करके दिखा रहे हैं कि शासन व्यवस्था चाहे आपकी कोई भी हो, चाहे राजतंत्रात्मक हो, चाहे लोकतंत्रात्मक हो, आप किसी भी शासन व्यवस्था के आलोक में जब सरकार का संदर्भ लेने की बात करते हैं, तो सरकार अपने जनमानस को शासित कैसे करती है? नाना प्रकार की नीतियों के माध्यम से या नाना प्रकार के कानूनों के माध्यम से। तो यहां पर हमने आपको समझाने का कार्य किया है कि अगर मामला राज्य या सरकार का है, तो अगर वो लगातार नाना प्रकार के कानूनों का निर्माण करते हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आप लगातार कानूनों का निर्माण करके अपने ही लोगों को, अपने ही जनमानस को कुछ नया एहसास करवाने की बात करते हैं, तो हमारे हिसाब से आप कुछ नया नहीं कर रहे हैं। वो तो आपको करना ही है। हमने क्या कहा? उसके लिए तो आप बने ही हैं, ऑलरेडी आप क्या है? एम्पावर्ड हैं।
आप ये सुनिश्चित करा के दिखाइएगा कि जो कानून आपने बनाए हैं, जिन कानूनों के माध्यम से आप अपने ही लोगों को नाना प्रकार की सुविधाएं प्रदान कराना चाहते हैं, उन कानूनों का व्यावहारिक धरातल क्या है, क्या अच्छे प्रकार से आप उन तमाम प्रकार के कानूनों को लागू करा पा रहे हो। अब यहां पर हमने यही चिंता व्यक्त की कि अगर आप उन तमाम प्रकार के कानूनों को लागू कराने की बात करोगे तो आपको जनमानस के बीच में एक संदेश तो आपको छोड़ना पड़ेगा, और जनमानस के बीच में आपको संदेश क्या छोड़ के चलना पड़ेगा कि अगर जनमानस की ओर से आपके द्वारा बनाए गए कानूनों का वायलेशन होता है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई जनमानस को आपको ये संदेश देना पड़ेगा कि आपको बिल्कुल एप्रोप्रिएट पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। यानी कि यहां यह कहा जाता है कि राज्य या सरकार को दंड का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। यहां यह कहा जाता है कि राज्य या सरकार को क्या है, दंड का सिद्धांत अपनाना पड़ेगा। जब तक राज्य या सरकार दंड के सिद्धांत को नहीं अपनाती है, तब तक अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के संदर्भ में जनमानस के व्यक्तित्व में या उसकी सोच में या उसके व्यवहार में आप भय पैदा नहीं कर सकते। तो ये जो आपका दंड का सिद्धांत है, ये दंड का सिद्धांत आचार्य मनु की ओर से भी आपके सामने आया। अब इसका एक तरीका तो यही था कि हम सीधा आचार्य मनु की ओर से आपसे बात कर लेते, लेकिन आचार्य मनु की ओर से तो अभी आपको बात करनी ही है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। लेकिन आप जिस दुनिया में बैठ करके डिस्कशन कर रहे हैं, उस दुनिया की एक चिंता भी तो आपको व्यक्त करके चलनी पड़ेगी। वही चिंता हमने आपको बताई। ये पूरा जो हमने आपके सामने ड्राफ्टिंग किया है, ये इसी नाते किया है ताकि आपको इस बात को पकड़ना काफी आसान हो जाए कि अगर आचार्य मनु ने दंड के सिद्धांत का सहारा लिया तो क्यों लिया, क्योंकि आचार्य मनु दंड के सिद्धांत का जो सहारा लेंगे उसमें जो तमाम प्रकार के आपके एनवायरमेंट बनेंगे वो यही बनेंगे जो हमने यहां पर क्या है आपको समझाने का कार्य किया है। उम्मीद करते हैं कि इस ड्राफ्टिंग में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। उम्मीद करते हैं भी इस ड्राफ्टिंग में क्या है आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको किसी भी व्यवस्था को घेरना है तो पहले उसका क्या है एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बना लिया करो, है ना। और जब पहले आप एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बना लेते हो तो फिर उसी व्यवस्था को कैलकुलेट करना क्या हो जाता है, उतना ही कन्वीनियंट हो जाता है, यानी कि उतना ही क्या है भाई आसान हो जाता है। आपको नाना प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। फाइनली आते हैं कि हमें डिस्कस क्या करना है। अब देखो बड़ी आसानी आपके लिए हो जाएगी। हमने क्या कहा आचार्य मनु, और आचार्य मनु को हमने क्या देना है दंड का सिद्धांत। आचार्य मनु को हमने क्या देना है दंड का सिद्धांत देना है। क्या देना है भी दंड का सिद्धांत हमें देना है। अब देखिए आचार्य मनु क्या कहते हैं, है ना। अब आपको तमाम प्रकार की बातें जो कल भी हमने आपको समझाया था थोड़ा उनका भी सहारा लेना पड़ेगा, और जो डेमो क्लास नंबर 1 में समझाया था उनका भी आपको सहारा लेना पड़ेगा। आचार्य मनु क्या कहते हैं, आचार्य मनु ये कहते हैं कि जो पृथ्वी है, हालांकि ये हो सकता है कि आपको माइथोलॉजिकल ग्राउंड लगे, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहते हैं कि जो पृथ्वी है और पृथ्वी पर जो मानवीय समुदाय है, पृथ्वी पर जो मानवीय समुदाय है, तो मानवीय समुदाय के साथ उन्होंने क्या जोड़ा, मानवीय समुदाय के साथ उन्होंने क्या जोड़ा भाई अराजकता का माहौल, अराजकता का वातावरण जोड़ा, अराजकता का वातावरण जोड़ा। यानी कि आचार्य मनु ये समझाते हैं हमको कि पृथ्वी पर मानवीय समुदाय के संदर्भ में अनार्की देखी गई, है ना। क्या कहा कि पृथ्वी पर मानवीय समुदाय के संदर्भ में एनार्की देखी गई, यानी कि अराजकता का माहौल या एनवायरनमेंट देखा गया। अब ये जो आपका अराजकता का माहौल है, इसका मतलब उन्होंने ये समझाया कि मानवीय समुदाय से संबंधित लोग, मानवीय समुदाय से संबंधित लोग एक दूसरे के प्रति नकारात्मक रूप में
महत्वाकांक्षी हो रहे थे, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक रूप में महत्वाकांक्षी हो रहे थे, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक रूप में क्या है, महत्वाकांक्षी हो रहे थे, है ना। एक दूसरे के प्रति नकारात्मक रूप में क्या है, महत्वाकांक्षी हो रहे थे। इस अराजकता के माहौल को लेकर के उन्होंने ये समझाया कि मानवीय समुदाय से संबंधित लोग एक दूसरे के प्रति खतरा भी महसूस कर रहे थे, एक दूसरे के प्रति खतरा भी महसूस कर रहे थे, एक दूसरे के प्रति खतरा भी महसूस कर रहे थे, है ना। उन्होंने ये इस प्रकार की चिंताएं आपके सामने रखी कि पृथ्वी पर जो मानवीय समुदाय है वो क्या है, वो अराजकता के वातावरण को अपनाए हुए है, यानी कि मानवीय समुदाय से संबंधित लोग एक दूसरे के प्रति धीरे धीरे क्या है, नकारात्मक रूप से महत्वाकांक्षी हो रहे थे। और अगर ऐसा होगा तो यह भी बात आपको कह के चलना पड़ेगा कि मानवीय समुदाय से संबंधित लोग एक दूसरे के प्रति खतरा भी महसूस कर रहे थे, क्या है, एक दूसरे के प्रति खतरा भी महसूस कर रहे थे। आगे वो कहते हैं कि एक और क्या है, ईश्वर है, एक और क्या है आपका ईश्वर है, और एक और क्या है आपका मानवीय समुदाय है। एक और क्या आपका ईश्वर है और एक और क्या आपका मानवीय समुदाय है। उन्होंने ईश्वर का मतलब क्या बताया, उन्होंने ईश्वर का मतलब यह बताया कि दैवीय शक्ति। उन्होंने ईश्वर का मतलब क्या बताया, दैवीय शक्ति। उन्होंने ईश्वर का मतलब क्या बताया, दैवीय शक्ति बताया। और मानवीय समुदाय के साथ क्या जोड़ा, अराजकता का वातावरण। मानवीय समुदाय के साथ क्या जोड़ा, अराजकता का वातावरण जोड़ा। मानवीय समुदाय के साथ क्या जोड़ा भी, अराजकता का एनवायरनमेंट, अराजकता का वातावरण जोड़ा। उन्होंने कहा कि दैवीय शक्तियों से संपन्न क्या है, दैवीय शक्तियों से संपन्न हम एक राजा, दैवीय शक्तियों से संपन्न हम एक राजा कहां भेजेंगे, हम एक राजा कहां भेजेंगे, हम एक राजा पृथ्वी पर भेजेंगे, है ना। यही बात हमने पहले भी डिस्कस किया होगा, यही बात क्या हमने पहले भी डिस्कस किया होगा। उन्होंने कहा कि एक और ईश्वर है, एक और मानवीय समुदाय है। तो कहते हैं कि ईश्वर का मतलब क्या है, दैवीय शक्ति हुआ, और मानवीय समुदाय के पास नकारात्मकता क्या है कि वो क्या है, अनार्की में है, यानी कि उसने अराजकता के वातावरण को अपनाया हुआ है। तो मनु साहब समझाते हैं कि ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर ने क्या किया। हम तो आज कलयुग के बारे में भी आपने सुना होगा कि कलयुग के बारे में भी ये एक प्रकार की माइथोलॉजिकल ग्राउंड आपके सामने आता है कि जब कलयुग में मानवीय समुदाय के संदर्भ में, है ना, अनार्की बहुत ज्यादा फैल जाएगी, लोग अधर्म के रास्ते पर बहुत ज्यादा चलना प्रारंभ कर देंगे, एक दूसरे के प्रति नकारात्मक रूप से ज्यादा महत्वाकांक्षी होने लगेंगे, तो कल की भगवान आएंगे। ये इस प्रकार का माइथोलॉजिकल ग्राउंड आज भी कैलकुलेट होता है। तो आचार्य मनु उसी प्रकार की बात कर रहे हैं कि जब जब पृथ्वी पर अनार्की आएगी, जब जब पृथ्वी पर लोग अधर्म के रास्ते पर अपने आप को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, एक दूसरे को मारने काटने की बात करेंगे, अनार्की के साथ अपना जुड़ाव करेंगे, तब तक ईश्वर को क्या है, यह कार्य करना पड़ेगा। तो वही बात उन्होंने यहां पर आपको समझाने का कार्य किया है कि दैवीय शक्तियों से उत्पन्न क्या है, एक राजा हम क्या है, पृथ्वी पर भेजने का कार्य करेंगे। और उसी राजा के बारे में वो तमाम प्रकार के कैलकुलेशन कर रहे हैं कि पृथ्वी पर आप दैवीय शक्तियों से संपन्न जिस राजा को भेजने की बात कर रहे हैं, अब इस राजा का कर्तव्य क्या होगा कि पृथ्वी पर अराजकता के वातावरण को दूर किया जाए, अराजकता के वातावरण को दूर किया जाए, कि पृथ्वी पर अराजकता के वातावरण को दूर किया जाए, पृथ्वी पर अराजकता के वातावरण को क्या है, दूर किया जाए, पृथ्वी पर अराजकता के वातावरण को दूर किया जाए, है ना। इसके लिए वो क्या समझाते हैं, इसके लिए
के व्यवहार को, इसके लिए मानव के व्यवहार को, इसके लिए मानव के व्यवहार को नियंत्रित करना होगा। आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे। इसके लिए मानव के व्यवहार को नियंत्रित करना होगा। इसके लिए मानव के व्यवहार को नियंत्रित करना होगा, है ना। अगली बात क्या समझाते हैं? मानव के व्यवहार को, मानव के व्यवहार को, मानव के व्यवहार को नियंत्रित, मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से कानूनों का सहारा लेना होगा। किसको? राजा को। कानूनों का सहारा लेना होगा, कानूनों का सहारा लेना होगा, कानूनों का सहारा लेना होगा। अब बात वहीं पर आ गई जो बात हमने शुरुआत में आपको समझाई थी, यानी कि राजा को ईश्वर ने परम कर्तव्य क्या दिया है आचार्य मनु के अनुसार, कि वे पृथ्वी पर जो अराजकता का माहौल है, आपको इस अराजकता के वातावरण को क्या है जाकर के दूर करना है। और इसके लिए अब हम अपनी बातें कर रहे हैं आचार्य मनु की ओर से। आचार्य मनु हमको ये समझाने की बात करते हैं कि इसका तो एक ही रास्ता आपके पास बनता है कि इसके लिए आपको क्या है, मानव के व्यवहार को रेगुलेट करना होगा, यानी कि मानव के व्यवहार को नियंत्रित करना होगा। और मानव के व्यवहार को नियंत्रित आप किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सीधी सी बात है, आपको नाना प्रकार के कानूनों का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि चर्चा यहां तक आते आते वहीं पर आ गई जो बात हमने पहले आपको समझाया था। अब आचार्य मनु भी यही कहते हैं जो ऑलरेडी हमने आपको समझा दिया है। आचार्य मनु ये कहते हैं कि ठीक है, आपको क्या है, नाना प्रकार के कानूनों का सहारा लेना होगा, नाना प्रकार के कानूनों का सहारा लेना होगा। लेकिन अब वो कहते हैं कि कानूनों का पालन संभव हो पाए, कानूनों का पालन संभव हो पाए, इसके लिए राजा को दंड के सिद्धांत को अपनाना होगा। इसके लिए राजा को दंड के सिद्धांत को अपनाना होगा, दंड के सिद्धांत को अपनाना होगा। इसके लिए राजा को क्या है, दंड के सिद्धांत को अपनाना होगा। अर्थात कानूनों का उल्लंघन होने की स्थिति में, अर्थात कानूनों का उल्लंघन होने की स्थिति में जनमानस के मध्य भय पैदा करना होगा, 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 है ना। तो कहानी जहां से आपने स्टार्ट की थी, आचार्य मनु भी बिल्कुल क्या है, वैसा ही व्यवहार करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। यानी कि उन्होंने साफ साफ बताया है कि एनार्की को आप तभी दूर कर पाएंगे जब आप मानव के व्यवहार को नियंत्रित करने की स्थिति में आ जाएं। और अगर आप मानव के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको नाना प्रकार के कानूनों का सहारा तो लेना ही होगा। लेकिन फिर वही आप बात कहोगे कि आप कानूनों का सहारा लेंगे, यह अलग बात है, लेकिन कानूनों का जो व्यवहारिक पक्ष है उसकी ताकत क्या है। तो लोग आपके कानूनों के हिसाब से काम करें, लोग इस बात को एक्सेप्ट करके चले कि आप लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है, आपको दंड के सिद्धांत को अपनाना ही होगा। और जैसे ही आप दंड के सिद्धांत को अपना लेंगे तो फिर यह संभव हो पाएगा। इस बात को कहना काफी आसान हो जाएगा कि आपके द्वारा जो बनाए गए कानून है, अगर जनमानस उनका वायलेशन करके चलता है तो फिर उसके पास एक भय का वातावरण आ जाएगा कि अगर हमने वायलेशन किया तो हमको क्या मिलेगा, राज्य या सरकार या राजा की ओर से क्या मिलेगा, पनिशमेंट हमको मिलेगा। आचार्य मनु कहते हैं कि पहले क्या था कि जब तक राजा पृथ्वी पर नहीं आया था, डर तब भी था। आचार्य मनु क्या कहते हैं कि जब तक राजा पृथ्वी पर नहीं आया था,
डर तब भी था, तो डर तो था भी। डर कैसे था कि मानवीय समुदाय से संबंधित लोग एक दूसरे के प्रति क्या है, नकारात्मक रूप में महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। तो मैंने पहले लिख दिया है कि मानवीय समुदाय से संबंधित लोग एक दूसरे के प्रति खतरा महसूस कर रहे थे। डर पहले भी था, लेकिन वो क्या था, वो डर क्या था, निगेटिव था। आचार्य मनु कहते हैं कि जो फियर है, जो पहले आपको फियर दिखाई देता है, ये क्या है, ये नेगेटिव ग्राउंड ऑफ फियर है, ये नहीं होना चाहिए। ये क्या है, ये नेगेटिव, इसको उन्होंने क्या कहा, नेगेटिव ग्राउंड ऑफ फियर। इसको उन्होंने क्या कहा, अभी नेगेटिव ग्राउंड ऑफ फियर कहा, जो पहले दिखाई पड़ा था। लेकिन बाद में वो क्या कहते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि कानूनों का पालन संभव हो पाए, इसके लिए राजा को दंड के सिद्धांत को अपनाना पड़ेगा, अर्थात कानूनों का उल्लंघन होने की स्थिति में जनमानस के मध्य भय पैदा हो। तो यहां पर जो भय का जिक्र उन्होंने किया है, इसको उन्होंने क्या कहा है, पॉजिटिव ग्राउंड ऑफ फियर। इसको उन्होंने क्या कहा है, पॉजिटिव ग्राउंड ऑफ फियर। इसको उन्होंने क्या कहा था भाई, पॉजिटिव ग्राउंड ऑफ फियर कहा था, पॉजिटिव ग्राउंड ऑफ फियर कहा था। यानी कि जो नेगेटिव ग्राउंड ऑफ फियर है उसमें जनमानस का नुकसान हो रहा है उनके अनुसार, लेकिन जो आपका पॉजिटिव ग्राउंड ऑफ फियर है उसमें क्या है, जनमानस का फायदा हो रहा है। किसके अनुसार, आचार्य मनु के अनुसार। तो ये मामला रहता है, एक हल्का सा सिद्धांत आचार्य मनु का आपके सामने आता है, जिसमें आप कहते हैं कि दंड के सिद्धांत को आप कैसे कैलकुलेट करके चलेंगे। तो आचार्य मनु की ओर से दंड के सिद्धांत की जो भी प्रॉपर कैलकुलेशंस आपको करके चलनी है, हमने दो तरीके से आपको बताया। पहले हमने एक अपनी ओर से चिंता व्यक्त की और उसी चिंता के माध्यम से बिल्कुल आसानी वाला धरातल आपको देने का कार्य किया, ताकि आप इस विषय वस्तु में प्रवेश पा जाएं। तो यहां जो भी बातें आपको करके चलनी है इस सिद्धांत में, वो तमाम प्रकार की जो बातें हमने कर ली हैं। अब इसका जो एडवांस वर्जन आपके सामने आता है, तो इसका एडवांस वर्जन आपके सामने क्या आता है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से आता है। तो राज्य के सप्तांग सिद्धांत की जो आपकी थ्योरी है वो हम आचार्य मनु वाले चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसको आचार्य चाणक्य वाले चैप्टर में क्या है, डिस्कस करके चलेंगे। यानी कि दंड के सिद्धांत में आपको इतना ही कैलकुलेट करके चलना है। ये बातें अगर आपके दिमाग में आती हैं तो इन चार बातों को, यानी कि जो बातें हमने चार के रूप में आपको बताई हैं, अगर आप इनको अच्छे से समझ पाते हैं तो इनको 6 बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और इन बातों को आधार बनाते हुए परीक्षा में प्रवेश करना भी क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम तो आपको यही कहेंगे कि आप कक्षाओं के साथ अपना जुड़ाव करके चलें, जो आपने कर ही लिया है ना। डिस्कशन फिलहाल अभी ज्यादा क्या है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि फैक्चुअल ग्राउंड्स आपके सामने नहीं आएंगे। पहले आपको कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बनना पड़ेगा, उसके बाद में जो आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने क्या आएगी। आप धीरे धीरे इन तमाम प्रकार की बातों को समझ जाएंगे कि परीक्षा में प्रवेश एक ही पैटर्न पे किया जाता है। अगर आप कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड हैं, आप अधिकारी भी बनेंगे, आप कर्मचारी भी बनेंगे, आप अध्यापक भी बनेंगे। लेकिन अगर आप केवल फैक्चुअल ओरिएंटेड हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर के इन्हीं सकारात्मक संदेशों, अपेक्षाओं और शब्दावलियों के आलोक में हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।